हेलो, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1। कॉन्स्टिट्यूशन को कई अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। हर पार्ट का एक नाम है और उसके अंदर उसी से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स आते हैं। आप इन्हें इस तरीके से याद रख सकते हैं कि पहले चैप्टर का नाम आता है, फिर उसके अंदर सब टॉपिक्स आते हैं चैप्टर्स के, और फिर उस टॉपिक के अंदर उसके बारे में बताया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम, मतलब इस पार्ट का नाम है आपके यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, संघ व उसके राज्य क्षेत्र। कहीं कहीं मैंने हिंदी का इस्तेमाल किया है जहां से आपको भी समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। इट कंटेन्स 4 आर्टिकल्स, आर्टिकल 1 to 4। इसमें 4 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 1 से 4 तक। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, अनुच्छेद का अर्थ यहाँ पे आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स को ही हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं, और इस लाइन का मतलब है कि इसके अंदर 4 आर्टिकल्स आते हैं पहले पार्ट के अंदर। तो हमें सिर्फ 4 आर्टिकल पढ़ने, हमारा पहला पार्ट खत्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेम एंड टेरिटरीज ऑफ द यूनियन, नाम व सीमाएं हमारे संघ के। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज स्पेसिफाइड। देखिए, पहली बात देखिए, इंडिया और भारत के जो आप 2 वर्ड देख रहे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देश को इन्हीं 2 नामों से जाना गया है, इंग्लिश में इंडिया और हिंदी में भारत। इसके अलावा हमारे देश को डिस्क्राइब करने के लिए कोई और शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। वैसे तो हम लोग आम भाषा में हिंदुस्तान बोल देते हैं, ठीक है, और पहले के टाइम में इसे आर्यवत बोला जाता था, उससे पहले जम्बूद्वीप भी बोला जाता था। मगर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में 2 नाम दिए गए हैं, तो मेन यही दोनों नामों से हमारे देश को जाना जाता है, इंडिया एंड भारत। जब आप आगे आगे कहीं गवर्नमेंट जॉब करेंगे, वहाँ पे कुछ फाइलें देखेंगे, कुछ गाड़ियों में देखेंगे, तो वहाँ पे आपको भारत सरकार लिखा मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा मिलेगा। कहीं पे भी आपको हिंदुस्तान सरकार या फिर ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका रीज़न है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देश को इन्हीं 2 नामों से दर्शाया गया है। तो ये लाइन क्या कह रही है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। जो हमारा भारत है, जो इंडिया है, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज स्पेसिफाइड, मतलब भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। इंडिया जो है इन सभी का संघ है, यूनियन है, ये सभी को जोड़े रखता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड एनी अनएक्वायर्ड टेरिटरीज। लगता है थोड़ा आवाज़ आ गई, फिर से बता देता हूँ। टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स स्टेट्स, टेरिटरीज एंड एनी एक्वायर्ड टेरिटरीज। इस लाइन का क्या मतलब है? जैसे कि पढ़ के ही समझ में आ रहा है, बताया जा रहा है। टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो भारत की सीमा है, वो क्या क्या इंक्लूड करती है? स्टेट्स, राज्य व केंद्र शासित राज्य, या कोई भी एक्वायर्ड टेरिटरी, मतलब जो भी हम लोगों ने हासिल किया या फिर जिस पे भी हम लोगों ने जीता है, जिसको भी, वो सब इंडिया का ही हिस्सा होंगे। देखिए, जीतने का मतलब क्या होता है? जैसे कि देखिए, जब कोई 2 देशों में युद्ध होता है, तो होता ये है कि जो देश हार रहा होता है और जो देश जीत रहा होता है, जीतने वाला क्या करता है? अपनी सीमा, मतलब अपनी टेरिटरी को आगे बढ़ाता रहता है, तो वो कुछ हिस्सा दूसरे वाले देश का कवर कर लेता है। जैसे कि जब स्टार्टिंग में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो जब पाकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया था, उसी टाइम पे उसने जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा अपने में कर लिया था। तो उससे क्या हुआ? पाकिस्तान की जो सीमा थी वो बढ़ गई। तो यही कहने का मतलब है इस लाइन का। जैसे हमारी सीमा अगर बढ़ती है, तो हर वो चीज़ जो हमारे टेरिटरी के अंदर आती है, वो इंडिया का ही हिस्सा है। ये आर्टिकल नंबर 1 बता रहा है। अब मान लीजिए कल आप कोई देश जीत लेते हैं, आप नहीं, मतलब हमारी गवर्नमेंट, हमारा इंडिया, और फिर अब कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ है ही नहीं, तो हम लोग क्या उस हिस्से को उसी देश के नाम से जानेंगे कि हाँ, ये पाकिस्तान है, पुराना पाकिस्तान? ऐसा नहीं होता है। आर्टिकल नंबर 1 हमें परमिशन देता है कि हम उसे इंडिया ही कह सकते हैं। समझ में आया आपके? स्टेट हैव नो राइट्स टू सेक्यूट फ्रॉम द यूनियन। इस लाइन का मतलब है राज्यों को। देखिए, पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी में तो पूछे जाते हैं, और शायद रेलवे में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे गए हैं। तो देखिए, यूनियन पूछा जाता था, मतलब बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब से, कि जो यूनियन वर्ड है, इसका इस्तेमाल क्यों किया गया? फेडरेशन, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? ठीक है, तो देखिए, फेडरेशन, जो यूनियन है, जैसे आपने देखा है यूएसए,
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो जो वो है वो फेडरेशन का इस्तेमाल करता है उनका कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरेशन से होता ये है, मतलब जो अमेरिका है वो बाकी सभी राज्यों की सहमति से मिलकर बना है। उनके वो इंडिपेंडेंट हैं, मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब इंडिपेंडेंट तो हम भी हैं, मगर वो जब चाहें वो तब वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से अलग हो सकते हैं, उनके पास ये परमिशन है। मगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें हमारे राज्यों को परमिशन नहीं देता है। हम चाहे जैसी सिचुएशन हो इंडिया से अलग नहीं हो सकते, इसीलिए भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। समझ में आया? हम इंडिया से अलग नहीं हो सकते हैं, हम लोगों को परमिशन नहीं है। स्टेट हैव नो राइट टू सेक्यूट फ्रॉम द यूनियंस। लेकिन यही अमेरिका की बात होती तो वहाँ जो राज्य हैं वो मिलकर अमेरिका बनाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा मिले रहेंगे, इसलिए वो यूनाइटेड हैं, यूनियन नहीं है। हमारा जो है वो हमारा देश यूनियन है, मगर वो लोग यूनाइटेड हैं, वो साथ हैं, मगर ये नहीं है वो सबकी परमिशन है, वो जब चाहें तब अलग हो सकते हैं। और हमारे देश में ऐसा नहीं है, हम अलग नहीं हो सकते, हमारा कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। वरना तो आप देखेंगे कि मतलब अगर कोई भी गर्मा गर्मा मुद्दा कुछ भी छिड़ जाता है दो राज्यों के बीच तो सब अपने आप को अलग ही घोषित कर दें, ऐसा नहीं है। ठीक है। द यूनियन इज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट बाय एन एग्रीमेंट अमॉन्ग स्टेट्स। देखिए वही बात कह रहा है, जो अमेरिका है उसमें स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट है, तब जाके वो लोग मिलकर एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाते हैं, मगर ऐसा हमारे देश में नहीं है। द यूनियन इज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संघ है वो संविधान से बना है, नॉट बाय द एग्रीमेंट ऑफ अमंग स्टेट्स। बाकी राज्यों की कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, उन पर सहमति कह सकते हैं, सब कुछ मिल के सबका यूनियन होके बना है हमारा भारत देश। तो आर्टिकल नंबर 1 आपने देखा। अब आर्टिकल नंबर 2 देखते हैं। आर्टिकल नंबर 2 बताता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। पार्लियामेंट में एडमिट और स्टैब्लिश न्यू स्टेट्स। देखिए पार्लियामेंट, इसको हिंदी में संसद बोलते हैं, जहाँ पे हमारा जो भी कुछ भी नया होता है देश में उसके लिए बिल लाया जाता है, फिर उस पर डिबेट होती है, वोटिंग होती है। फिलहाल अभी आप इतना देखें, पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो कोई भी नया राज्य बना सकती है और कोई भी नया राज्य बना सकता है। पार्लियामेंट के पास ये राइट है, पार्लियामेंट में एडमिट और एस्टेब्लिश। जैसे कि आपने देखा ईयर 2000 साल 2000 में उत्तर प्रदेश से ही उत्तराखंड बनाया गया। 2000 में, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था, ईयर 2000 में 2000 में उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा अलग करके उत्तराखंड बनाया गया। तो ये पावर कहाँ से आई हमारे गवर्नमेंट के पास? ये आर्टिकल नंबर 2 उन्हें परमिशन देता है कि वो किसी भी मतलब नए स्टेट को स्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे कि 2000 में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड किया गया था, और 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को बनाया गया था, और हाँ 1975 में सिक्किम बनाया गया था। तो ये सब पावर आती है आर्टिकल नंबर 2 से। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 3 के पास। आर्टिकल नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्ट्रेशन। अब देखिए कई लोगों को पढ़ने से लग रहा होगा ये तो वही बात बता रहा है, अभी आप समझ जाएंगे। संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है, संसद मतलब पार्लियामेंट, क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। देखिए आपने ये तो देखा कि नया स्टेट बना सकती है, लेकिन सीमाओं का क्या? कौन ये डिसाइड करेगा कि उसके, मान लीजिए सपोज करिए 15 सेंटीमीटर की एक स्कूल होती है, ठीक है, मान लीजिए, कौन डिसाइड करेगा कि 10 सेंटीमीटर उत्तर प्रदेश में रहेगा और 5 उत्तराखंड में? ये भी तो हो सकता है कि 10 उत्तराखंड में रहे। तो ये सब मालूम है राज्य के लोग नहीं निर्धारित करते हैं, ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है। आगे चल के आप ये नहीं कह सकते कि आपने उनको ज़्यादा दे दिया या हमें कम दे दिया। ये पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो नए राज्यों का गठन कर सकती है, उनके क्षेत्रों या सीमाओं के नामों में परिवर्तन भी कर सकती है। मतलब आज किसी के पास ज़्यादा एरिया है तो उसे कम भी कर सकती है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि सब आता तो इंडिया के ही अंदर है। तो संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है, क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। इसका प्रोसीजर क्या होता है चलिए देख लेते हैं। आई होप आपको आर्टिकल नंबर 3 तक सब सही समझ में आया होगा। ये अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप ये भूल जाएंगे, मैं मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, तो ये आपको पढ़ते ही रहना पड़ेगा। आर्टिकल प्रोसीजर देखिए क्या होता है। बिल इंट्रोड्यूस इन अ पार्लियामेंट विद प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। राष्ट्रपति इसे संबंधित राज्य, अच्छा सॉरी ये तो सेकंड पॉइंट आ गया। देखिए अगर आपको कोई नया राज्य बनाना है तो उसके पहले आपको वो बिल लाना पड़ेगा पार्लियामेंट में,
देखिए, पार्लियामेंट में बिल लाने का मतलब जब आपको कोई भी काम करवाना होता है तो उसके लिए आपको एक बिल लाना पड़ता है। बिल मानने वाला बिल नहीं जो होटल में आके खाना खा लेते हैं तो लिखा होता है GST प्लस, वो बिल नहीं। ये बिल का मतलब होता है कि आप ये जो बिल ला रहे हैं जब संसद में, तो ये एक पॉइंट, मतलब ये कोई स्कीम हो सकती है, कोई योजना हो सकती है, कोई पॉइंट हो सकता है, कुछ भी करवाना है तो उसके लिए आपको पार्लियामेंट में बिल लाना पड़ेगा। वो भी प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद। जब आप पार्लियामेंट में बिल लाएंगे तो राष्ट्रपति इसे संबंधित राज्य संबंधित राज्य विधानमंडल की राय के लिए भेजते हैं। मतलब देखिए, जब आपने जैसे कि ये किया उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाना है तो क्या करेंगे राष्ट्रपति, इसे संबंधित राज्य, मतलब उत्तर प्रदेश से संबंधित है ना, तो उत्तर प्रदेश के विधानमंडल की राय के लिए भेजते हैं। मतलब वहां पे जो विधानमंडल लगता है वहां पे भेजेंगे इस बिल को और वो लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। मगर पार्लियामेंट इज नॉट बॉन्ड बाय द स्टेट व्यू, ये विचार लेने के लिए भेजते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो लोग मना कर देंगे, उत्तर प्रदेश के विधानमंडल मना कर देगी तो उत्तराखंड नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ विचार लेने के लिए भेजते हैं। अगर पार्लियामेंट चाह जाएगी तो वो राज्य बना ही देगी, चाहे आपकी सहमति हो या ना हो। ठीक है, यही लाइन बता रही है, पार्लियामेंट इज नॉट बॉन्ड बाय द स्टेट व्यू। आप मान लीजिए कि ये इसलिए लिखा है, ये मत समझिएगा कि मतलब ये मनमानी हो रही है, इसका मतलब समझिए। इस लाइन का ये मतलब, मान लीजिए अब गवर्नमेंट चाह रही है कि हम इसको अलग कर दें, पूरे राज्य को नहीं देख पा रहे, इनको 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं तो हम इधर इस पे अलग से ध्यान दे पाएंगे, इस हिस्से पे अलग से ध्यान दे पाएंगे। लेकिन वहाँ वो जो गवर्नमेंट, वहाँ का जो विधानमंडल है वो इस बात का परमिशन ही नहीं दे रहा है, तो कभी ऐसे तरक्की नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मतलब ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, और भी बहुत से रीज़न हो सकते हैं ऑफ कोर्स। तो इसलिए पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द स्टेट व्यू। ठीक है, आर्टिकल नंबर 4 देखते हैं। लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3, मतलब ऐसे कानून को संवैधानिक संशोधन माना जाता है। मतलब ये जो आप कर रहे हैं, संसद नए राज्य बना रहे हैं, उनकी सीमाएं कर रहे हैं, तो ये कानूनी तौर पे मान्य है। संवैधानिक संशोधन उन्हें मतलब ये जो आप संशोधन कर रहे हैं, जो नए नए चीज कर रहे हैं, तो इन्हें संवैधानिक माना जाता है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनली सही है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 368 के तहत इन्हें विशेष बहुमत या संवैधानिक प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जो पार्लियामेंट में आप जब कोई बिल लाते हैं तो उसके ऊपर वोटिंग की जाती है और 2/3 आपको वोटिंग चाहिए होती है। मतलब समझ रहे हैं आप, 2/3 वो मैं आगे बता दूंगा, लेकिन समझिए, जब आपको वोटिंग करानी पड़ती है, जब आपके पक्ष में आपसे सहमत होते हैं लोग, तब आप उस बिल को, मतलब वो बिल लागू किया जाता है। मगर लेकिन इसमें क्या क्या आ गया है, आर्टिकल 368 के तहत इन्हें विशेष बहुमत या संवैधानिक प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, अगर पार्लियामेंट चाह जाएगी तो ये करा सकती है। ठीक है, तो हमने आज देखा आर्टिकल नंबर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1, जिसका आर्टिकल नंबर 1 हमने देखा क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 2 और 3, 4। आर्टिकल नंबर 1 हमें बताता है कि भारत एक राज्यों का संघ है। आर्टिकल नंबर 2 हमें बताता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है इस मामले में कि वो कोई भी नए राज्य का गठन कर सकती है। आर्टिकल नंबर 3 बताता है कि पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि वो उनकी सीमाओं में, टेरिटरीज में परिवर्तन कर सकती है। और आर्टिकल नंबर 4 बताता है कि ऊपर के जो आर्टिकल्स हैं ये संवैधानिक तौर पे मान्य हैं। तो आई होप आपको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग अगली वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 के बारे में जानेंगे। Thank you for watching this video, guys.